अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अपने असल मौजू की जानिब आऊँ, जो कि एतराफ़ है साबिक़ वज़ीर आज़म का, उनकी जानिब से किए जाने वाले जिन्हें हम कहते हैं तरले हैं, मिन्नतें हैं, दरख्वास्त है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर भी है और आप इसे बारिश का पहला कतरा कहें या बारिश का सबसे अहम कतरा कहें, लेकिन उससे पहले ये जो लोड शेडिंग का अजाब है, हुकूमत के मुतअद्दिद दावों हदायत के बरअक्स इस वक्त भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है छोटे बड़े शहरों में। सुनने में आया कि लाहौर, इस्लामाबाद में 4-5 घंटे लोड शेडिंग होती है, लेकिन उससे ज़ायद औकात में जो लोड शेडिंग होती है वो कभी फॉल्ट के नाम पर, कभी ट्रिपिंग के नाम पर, जो भी है। लेकिन ये जो लोड शेडिंग का जो अजाब है वो गर्मी के इस मौसम में वो लोगों पर बदस्तूर जारी है और पता नहीं ये अजाब कब ख़त्म होगा। ये एतराफ़ जो किया है हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म ने, उसकी जानिब आने से पहले ये भी बताना ज़रूरी है अपने नाज़रीन को, सामीन को, व्यूअर्स को, कि आप ज़रा सोचिए कि जब 2018 में जुलाई के महीने में इंतख़ाबात हुए और अगस्त में ये PTI की हुकूमत बनी, तो क्या पाकिस्तान में, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि क्या पाकिस्तान में लोड शेडिंग थी बिजली या गैस की? और ये भी आप ज़रूर सोचिएगा कि उस वक्त बिजली के निर्ख क्या थे, कितना बिल आता था और आज क्या सूरत हाल है। एतराफ़ की बात करूं तो मैं वो जो बड़ी ख़बर है, खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, आप उसके लिए ज़रूर थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। कुछ ज़्यादा तवील वीडियो बनाने का इरादा नहीं है। एतराफ़ किया है गुज़श्ता रोज़ एक मरतबा फिर साबिक़ वज़ीर आज़म ने एक अपने पसंदीदा एंकर को इंटरव्यू दिया, मोहित पीरज़ादा को, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा वही हैं जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ज़मानत के केस में गए तो उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने उनसे बड़ी गलती हुई जब उन्होंने 2016-17 में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई या उस कैंपेन या मुहिम का हिस्सा बने। लेकिन वो अब भी इमरान खान के पसंदीदा एंकर्स में से एक हैं। इस इंटरव्यू में एतराफ़ ये किया गया इमरान खान की जानिब से कि हाँ, ये जो IMF के साथ मुआहदा किया गया ये उनकी हुकूमत ने किया था और उस मुआहदे के मुताबिक आने वाले महीनों में जो डीज़ल की कीमत है वो 310 रुपये फ़ी लीटर होना थी और पेट्रोल की कीमत जो है वो 270 रुपये फ़ी लीटर होना थी। और इसी तरह ग्रेजुअली बिजली का जो फ़ी यूनिट है उसकी कीमत 39-40 रुपये तक जाना थी। यानी उन्होंने बिलवास्ता तौर पर यह एतराफ़ किया कि वो जाने से पहले मौजूदा हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए, क्योंकि उनके इल्म में था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है। अगरचे मौसूफ बार बार ये कहते रहे कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और हुकूमत उस वक्त की अपोजिशन को शिकस्त देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको पता था। और इसके साथ साथ उन्होंने नवंबर में बजाय कीमतें बढ़ाने के कीमतें कम करने का ऐलान किया, यूं IMF से मुआहदा तोड़ दिया, जिसकी सज़ा अब पाकिस्तानी कौम और किसी हद तक ये हुकूमत भी भुगत रही है। अब इस एतराफ़ के बाद उनसे जब सवाल किया गया कि आप अगला लॉन्ग मार्च कब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। इससे पहले उनसे पूछा गया कि जी ये पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उन 20 नशिस्तों पर जो आपके मुनहरफ अरकान असम्बली थे जिनको इलेक्शन कमीशन ने डी सीट कर दिया, तो उस पर उन्होंने कहा कि आपको पता है कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं ये इतने आम नहीं होते, तो ज़ाहिर है इन्होंने मौजूदा हुकूमत ने इंतखाबात जीतने का बंदोबस्त कर रखा है, तो हम आम इंतखाबात पर नज़रें लगाए हुए हैं। तो बुनियादी तौर पर यह भी एक एतराफ़ है इलेक्शन से पहले कि उनकी पार्टी कोई ख़ास जो है वो रोल अदा नहीं कर सकेगी या कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगी या उनको कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहे।
उनसे जब ये सवाल किया गया कि आइंदा जो आपके जो लॉन्ग मार्च है वो कब और कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि देखें यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट हमें इजाज़त देगी तो फिर हम वो फैसला करेंगे। और दूसरी बात फिर उन्होंने वही कही कि जी देखें ये जो न्यूट्रल्स हैं, अब सारी कौम उनकी तरफ देख रही है, हम भी उनकी तरफ देख रहे हैं। यानी उन्होंने अब उम्मीदें और आस लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट की जानिब। अब सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी वो एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई। अब दोबारा दरख्वास्त दायर नहीं की गई। अब वो वही बात है कि 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, या 9 मन तेल नहीं होगा तो राधा नहीं नाचेगी। और कब 9 मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी, ये एक मुहावरा है। ये मुहावरे के तौर पर ज़ाहिर है मैंने भी इस्तेमाल किया है। तो यानी अब के जी न्यूट्रल जो हम कौम उनकी तरफ देख रही है, हम भी उनकी तरफ देख रहे हैं। यानी कि वो ये चाहते हैं कि जिस तरह 2014 में उनकी सहूलतकारी की गई थी उस वक्त की अदलिया की जानिब से, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, मखसूस किरदारों की जानिब से, अब वो ये आस लगाए बैठे हैं कि शायद वो मखसूस किरदार और शायद अदलिया आज की सुप्रीम कोर्ट उनकी उस सहूलतकारी के लिए सामने आएगी या दर पर्दा उनको सहूलतकारी फराम की जाएगी और वो अपना लॉन्ग मार्च करेंगे और मौजूदा हुकूमत को चलता करेंगे। उसके बाद जो इंतखाबात होंगे उसमें एक मरतबा फिर 2018 की तरह RTS बिठाए जाएंगे, उम्मीदवारों को दूसरी जमातों से तोड़ा जाएगा, पोलिंग के बाद जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ से मुखालिफ उम्मीदवारों के एजेंट हजरात को या ख़वातीन को बाहर निकाला जाएगा, अपनी मर्जी की गिनती की जाएगी, दरमियान में बैलेट बॉक्सेस गायब किए जाएंगे, रात को दोबारा गिनती होगी, दोबारा ठप्पे लगाए जाएंगे और फिर एक मरतबा उनके हवाले हुकूमत की जाएगी। मौसूफ ये बात भूल जाते हैं कि उनकी हुकूमत के जाने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि वो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस में नाकाम हो गए थे। उनकी हुकूमत के दौर में स्कैंडल पे स्कैंडल सामने आ रहे थे, अकरबा परवरी के किस्से सामने आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि वो उनके पास टीम ही नहीं थी जो टीम इस मुल्क को आगे लेकर जाती। एडहॉकिज्म था, आर्जी बुनियादों पर 5 मरतबा तो वजीर खारजा 4 मरतबा तब्दील किए गए, 5 वज़राए खजाना जो है वो बनाए गए। तो फिर इसी के साथ साथ और मामलात ऐसे थे कि आप हर चीज़ में आप ज़िद्दीपन, हटदर्मी, अनापरस्ती का मुजाहरा करते थे। तो इस तरह के हालात वाक़यात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करते। बिलाखिर इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हो गया कि मुल्क को दाखिली सलामती, पॉलिटिकल जिसे कहते हैं सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है, और उनके दौर में वो मुमकिन ही नहीं था। वो साइड पे हो गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो अब तारीख का हिस्सा है। तो लिहाजा अब मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात तो बेशुमार हैं और बहुत से फ्रंट्स पर वो कामयाब होता हुआ दिखाई भी नहीं देती, लेकिन इसके बावजूद उसके लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। अब 3-4 रोज़ पहले हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो एक आला सतही वफ़द की क़यादत करते हुए चीन के दौरे पर गए। वहाँ पर उन्होंने चीन की आला सतही जो मिलिट्री क़यादत है उससे मुलाकातें की और मुलाकातें भी हुई होंगी। अब आज ही एक खबर आई है, अंसार अब्बासी साहब हैं, दी न्यूज़ और जंग के लिए वो लिखते हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि चीन ने पाकिस्तान को $2 अरब जो है वो इंतहाई कम शरह सूद पर देने के लिए हामी भर ली है और चीन ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ काम करते हुए ज़्यादा मुतमईन है, वो ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये चीनियों का कहना है और ये कोई हवाई खबर नहीं है, इसका ज़ाहिर है उनके पास सबूत होगा। और ये पाकिस्तानी उसी तरह का मुरासला भेजा गया, पाकिस्तानी सफ़ीर जो चीन में है उनकी जानिब से दफ्तर खारजा को, जिसका इल्म यकीनन अंसार अब्बासी साहब को हुआ होगा। बहरहाल अब ये $2 अरब जो देने की बात की गई है और साथ इस अज़्म का इयादा किया गया है कि वो, क्योंकि वो शहबाज शरीफ के साथ चीनी काम कर चुके हैं पंजाब में, जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे, और उन्हें पता है कि वो इस तरह के कामों में डूअर है, यानी वो काम करना जानते हैं, काम लेना भी जानते हैं। तो अब शेख रशीद साहब ने ये फरमा दिया कि जनाब ये तो जो चीन से इमदाद आएगी या तो वो तो आर्मी चीफ जो है वो लेकर आएंगे या आए हैं। तो आर्मी चीफ लेकर आए हैं तो पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं। आर्मी चीफ से पहले सऊदी अरब से भी पाकिस्तान के लिए इमदाद लेकर आए हैं,
इमरान खान के दौर में। अगर इमरान खान तक होता तो शायद सऊदी हमें वो इमदाद ना देते। तो ये होता है। लेकिन चीन के साथ, चीन अपने आप को वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए अपने आप को बेहतर समझता है, बेहतर उसमें, क्योंकि उनके पास अब ये माजी का एक तल्ख तजुर्बा है पीटीआई की हुकूमत के साथ काम करने में। कि सी पैक तकरीबन मुअत्तल हो चुका था। ये जो मंसूबा है जिससे हमने बड़ी आसें उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, ये जो दासू में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब उसका तावान के तौर पर हमें $2 अरब देना पड़ा, जो पिछले साल जुलाई में वो दासू हाइडर पावर प्रोजेक्ट पे जो दहशतगर्दी की वारदात हुई, जिसको इनिशियली छुपाया गया। अब ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत जो है इस वक्त वेंटिलेटर पर तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऑक्सीजन पर है। और ये अगर $2 अरब चीन की तरफ से फौरी तौर पर इंजेक्शन के तौर पर पाकिस्तान की मईशत को लगाए जाते हैं, तो आप देखिएगा आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगी, डॉलर की कीमत भी नीचे आएगी। IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो वहाँ से जो हमें जो किस्त मिलनी है वो मिल जाएगी। उसके बाद सऊदी अरब और उसके बाद कतर, UAE, बहरीन का कहा जा रहा है कि वो भी हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो आने वाले दिनों में जूं पाकिस्तान की मईशत उठान की तरफ जाएगी या बेहतरी की तरफ जाएगी, तो उसी तरह ये जो मौसूफ हैं इनकी परेशानी में इजाफा होगा, इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अब वो जो हल्के जो ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की सलामती पाकिस्तान की मईशत के साथ जुड़ी है और वो पाकिस्तान की मईशत को किसी तरह नहीं डूबने देंगे, चाहे वो किसी की ख्वाहिश हो या ना हो। क्योंकि सब जानते हैं कि अगर हमारी मईशत तवाना होगी तो हमारी फ़ौज तवाना होगी, फ़ौज को वो फंड्स मिलेंगे, वो पैसा मिलेगा जिसकी उनको दिफाई अखराजात के लिए ज़रूरत है। पाकिस्तान के लोग खुशहाल होंगे तो जाहिर है मुल्क खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा तो लोग खुशहाल होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं। आप किसी एक चीज़ को अलग नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त फौरी तौर पर नए इंतखाबात का मुतामिल नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि अभी तो वो फैटफ की तलवार भी लटक रही है। 17 जून तक आज से इजलास जारी है, 14 से 17 जून तक, तो यकीनन उसमें भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आने की उम्मीद है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बहरहाल फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।